जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं अमेरिका को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। अमेरिका एक के बाद एक भारत के ऊपर दबाव बनाता जा रहा है कि भारत अमेरिकी फाइटर जेट्स को खरीदे और अमेरिका के जो सेल्स नंबर है उनको ऊपर करे। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कह चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत अब अमेरिकी दबाव में इन फाइटर जेट्स को खरीदेगा? क्या वाकई अब F-21 या F-15EX की तरफ जाना भारत के लिए हितकर होगा, ये जानते हुए कि पाकिस्तान जो है चाइना से J-35 जैसे एडवांस फाइटर्स को प्राप्त करने वाला है। और हमने दोपहर की वीडियो में आपको बताया था जहां पर फ्रेंच एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कोई भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाले समय में जो एडवांस FGFAs हैं उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस होगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को अमेरिकी दबाव पर आना चाहिए? दरअसल अमेरिका का जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी अजीब सी है। अमेरिका भारत को F-35 भी बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा डर है भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से, और रशियन जो सिस्टम है उनसे अमेरिका का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। और यही डर हमें इस समय इस प्रोग्राम में भी देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट तो ये दावा करती हैं कि पेंटागन भारत से एक परमिशन चाहता है कि पहले पेंटागन की एक जो टीम है वो इंस्पेक्शन के लिए भारत के एयरबेसेस का दौरा करेगी और फिर वो टीम बताएगी कि कौन कौन से एयरबेस F-35 को एकोमोडेट कर सकते हैं। और जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अमेरिका भारत को F-35 के सेल के लिए अप्रूव करेगा। अब आप खुद सोचिए, इसको हम अमेरिकन मोनोपोली कहें, अमेरिकी दादागिरी कहें, इससे हम क्या कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया है, जो रशिया कहता है कि भारत सिर्फ हमसे Su-57 खरीद ले, उसके बाद ये भारत के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि भारत उसको कैसे कस्टमाइज करेगा, कैसे उसको मॉडर्नाइज करेगा, कौन कौन से वेपन इंटीग्रेशन करने हैं, ये भारत के ऊपर है। तो F-35 फिलहाल तो भारत के लिए एक अनअट्रैक्टिव ऑप्शन बनता जा रहा है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर बहुत सारे सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अमेरिकी रक्षा मामलों के जानकार लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अब जो निर्णय आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको संभावनाएं काफी प्रबल दिख रही है कि आज नहीं तो कल अमेरिका भारत को F-35 ऑफर करेगा। लेकिन ये भारत के ऊपर है कि भारत को लेना है या नहीं। लॉकहीड मार्टिन ये चाहता है कि बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले और भारत ये चाहता है कि अगर बड़ी संख्या में ऑर्डर दिए जाएं तो फिर इनका लोकल प्रोडक्शन भी हो। और आप सब तो जानते ही हैं कि F-35 का लोकल प्रोडक्शन वो भी भारत में। ये फिलहाल तो देखने में और सुनने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, यानी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं, जवाब बहुत सारे प्रश्नों के चाहिए। क्या अमेरिका उन रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? ये अपने आप में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी तो ये कहते हैं कि अगर भारत वाकई FGFA की तरफ जाना भी चाहता है तो फिर भारत को जो Su-57 फैलन जैसे प्लेटफॉर्म है इनके तरफ देखना चाहिए, जहां पर भारत को ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी यूज करने के लिए। भारत स्वतंत्र रूप से इनको यूज कर पाएगा, भारत मॉडिफाई कर पाएगा, भारत कस्टमाइज कर पाएगा, और ये सारी चीजें F-35 में बिना अमेरिकी परमिशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से आ रही है। मनोज जैन, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि इस समय एक बड़ा डिफेंस कोलैबोरेशन रशिया के साथ तैयार हो रहा है, जिसके अंतर्गत एक लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम विकसित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि ये जो डील होने वाली है इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर स्ट्रक्चर किया गया है। हालांकि इस समय जो फ्रेमवर्क है उस पर अभी बातचीत चल रही है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रोल होगा इस प्रोजेक्ट में उसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये सारे निर्णय भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिए जाएंगे। इस डील की जहां तक बात रही तो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी लागत अराउंड $4 बिलियन के आसपास होगी, जहां पर जो एडवांस रेडार सिस्टम है ये विकसित किए जाएंगे। वहीं डील पर अधिक बात करते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस डील का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये होगा कि इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी कमिटमेंट सबसे प्रमुख रहेगी, जहां पर एटलीस्ट 60% यानी 60% जो रेडार सिस्टम है ये भारत में ही बनाया जाएगा, या इसके कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। और इससे हमारी डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं ये भी काफी ज्यादा मजबूत होंगी और फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी वो काफी कम होगी। जैन सर ने यह भी पॉइंट आउट किया कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है अभी डील की, इसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है और बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा और जो एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो की जाएगी और प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो दिशा निर्देश हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस रेडार सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद जो भारत की एक कह सकते सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो रेडार सिस्टम है ये हल्का फुल्का नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बड़े डिस्टेंसेस में जो थ्रेट्स हैं
उनको डिटेक्ट कर सकता है। क्लेम तो वो ये तक कर रहे हैं कि 6000 किलोमीटर की दूरी तक जो थ्रेट हैं उनको ये डिटेक्ट करने की क्षमता के साथ आएगा। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रशियन सिस्टम जैसे कि वोरोनेज हो गया या वोरोनेज रेडार हो गया उसके समकक्ष होंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में पुणे में एक फंक्शन का आयोजन किया गया था, इवेंट का आयोजन किया गया था और इस इवेंट के दौरान तेजस मार्क टू के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की पहली तस्वीरें हमें सामने आती दिखाई पड़ी। और ये वो कंपोनेंट है जिसको हम अभी तक ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे और ब्रिटेन ने, आपको याद होगा, अपने इसी कंपोनेंट के चलते भारत पर यह दबाव बनाया था कि अर्जेंटीना को एयरक्राफ्ट ऑफर ना किए जाएं। दरअसल हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के नोज कोन या नोज रेडोम के बारे में। जी हाँ, डीआरडीओ चीफ की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो तेजस मार्क टू के लिए विकसित किया गया नोज कोन है या रेडोम है वो आपको देखने को मिल रहा है। और इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि मॉडर्न एरियल कॉम्बैट की जो नीड्स है इनको पूरा कर सके। इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो हाई प्योरिटी क्वार्ट्स है इनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने आइडियल स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो कि हमें हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट मटेरियल्स में देखने को मिलती है। और इस मटेरियल के सिलेक्शन के पीछे का कारण ये भी था कि जो रेडोम की एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो हमें देखने को मिले और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसको मिनिमाइज किया जा सके, जो कि ऑनबोर्ड एवियोनिक्स की परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर क्वार्ट्ज फाइबर का यूज़ किया गया है जिसके चलते इसे ज़रूरी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो मिल ही रही है, साथ ही साथ जो रेडोम है ये रडार सिग्नल के साथ इंटरफेयर भी नहीं करेगा, जिसका मतलब ये है कि जो एयर नेविगेशन है, वेदर डिटेक्शन है, एडवांस एयर टू एयर टारगेटिंग है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हमें रेडोम की वजह से देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते ये सारे कार्य इफेक्टिवली पूरे हो सकते हैं। तेजस मार्क टू इस समय सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट है जिससे हम सब काफ़ी बेसब्री से देखने के लिए आतुर हैं और माना जा रहा है कि इसी वर्ष नवंबर तक हमें इसका रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा। और इसकी जो हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल है वो दिसंबर में शुरू हो जाएंगे या नवंबर से दिसंबर के बीच में शुरू हो जाएंगे और अगले वर्ष मार्च में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। जैसे जैसे एमका इंजन डील की तिथि नजदीक आती जा रही है, जीटीआरई की तरफ से कुछ बड़े निर्णय सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर जीटीआरई, जो कि इस समय गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए 227 एम्प्लॉयज की वर्कफोर्स के साथ काम कर रही है और अब वो अपनी इस संख्या को बढ़ाने वाली है, जहां पर वो इस समय ऐसे टैलेंट्स की तलाश में है जिनके आने के बाद जीटीआरई अपने इंजन प्रोग्राम को इफेक्टिवली आगे बढ़ा सके। दरअसल जीटीआरई का प्लान ये है कि वो अपने स्टाफ को बढ़ाएगी जो कि एमका इंजन प्रोग्राम के लिए काम करेंगे और ऐसे ऐसे इस समय ऐसे स्पेशलाइज टैलेंट की तलाश की जा रही है जो कि मटेरियल साइंस, एरोडायनेमिक्स, कंट्रोल सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में महारत हासिल रखते हो। जीटीआरई इस समय कावेरी इंजन प्रोग्राम और एमका इंजन प्रोग्राम दोनों को लेकर गंभीर है और ये उन दोनों फैसिलिटीज में अपना सहयोग देंगे, यानी कावेरी इंजन डेवलपमेंट से लेकर के जो 110 न्यूटन का इंजन है उसके डेवलपमेंट में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई न्यूज़ के साथ। ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।